नमस्ते। मेरा नाम है दिलीप गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर विज्ञान तथा वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर बात करते हैं तथा उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। इसी क्रम में आज सबसे पहले हम एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के जीवन के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। उनके जीवन में तमाम ऐसी कौन सी गतिविधियां रहीं जिसके कारण वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाए और नोबेल पुरस्कार की स्थापना कर पाए। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस कहावत का पूर्ण चित्रण इनके जीवन में देखने को मिलता है। कैसे वो हम इनके जीवन गाथा को अभी डिस्कस करेंगे, उसमें हम इस बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जो जीवन काल था वो 1833 से लेकर 1896 के बीच रहा। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम इम्यून नोबेल तथा माता का नाम एंड्रेटी नोबेल था। ये बचपन से ही बड़े जिज्ञासु और प्रतिभावान थे। अल्फ्रेड नोबेल के पिता पेशे से इंजीनियर थे जो पहाड़ों से पत्थरों को तोड़ने का काम किया करते थे। वे उस समय पहाड़ों को तोड़ने के लिए गन पाउडर का प्रयोग करते थे, जिसको हम बारूद भी कहते हैं। ये गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल का मिक्सर होता है जो बहुत ही कम शक्तिशाली होता है। इसके कम शक्तिशाली होने के कारण यह पहाड़ों को तोड़ने के लिए पर्याप्त विस्फोटक नहीं माना जाता था। इसलिए अल्फ्रेड नोबेल के पिता के बहुत सारे पैसे पहाड़ों को तोड़ने में लग जाते थे और उनकी इनकम इतनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं। इसलिए वो अपने घर पर नए विस्फोटकों की इजाद करने के लिए रिसर्च करते रहते थे, जिसको अल्फ्रेड नोबेल अपने पिता को रिसर्च करते हुए देखते थे और नए नए विस्फोटकों के बारे में जानने की जिज्ञासा भी रखते थे। एक दिन इम्यून नोबेल, जो अल्फ्रेड के पिता हैं, उनको पता चलता है कि गन पाउडर की रशियन आर्मी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। चूँकि ये गन पाउडर को बनाने तथा गन पाउडर से विस्फोट करने में माहिर थे, इसलिए इनको ऐसा लगा कि ये हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो वे काम की तलाश में रूस के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए और वहां उन्होंने गन पाउडर का निर्माण करना शुरू कर दिया और उसकी फैक्ट्री लगा ली और साथ ही साथ रशियन आर्मी के लिए कुछ हथियारों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया। चूँकि रशियन आर्मी में पहले से ही गन पाउडर की बहुत डिमांड थी, इसलिए इनका बिजनेस अब धीरे धीरे तेजी पकड़ने लगा। तो इनकी इनकम भी पर्याप्त होने लगी थी, इसलिए इन्होंने अपने पूरे परिवार को स्वीडन स्टॉकहोम से रूस बुला लिया। इसी दौरान वर्ष 1853 में क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया। क्रीमिया का युद्ध शुरू होने के कारण रशियन आर्मी को और ज़्यादा बारूद की डिमांड होने लगी। अपना उत्पादन और ज़्यादा बढ़ा दिया और उनकी इनकम और तेज़ी से बढ़ने लगी थी। तो जब उनकी इनकम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी थी और उनके पास अच्छे खासे पैसे आ गए थे, तो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राइवेट ट्यूटर से घर पर ही बंदोबस्त कर दिया। चूँकि अल्फ्रेड नोबेल पढ़ने में बहुत तेज थे, तो उन्होंने जल्द ही रसायन, भौतिकी तथा अन्य 5 भाषाओं, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्वीडिश लैंग्वेजों पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली। अल्फ्रेड नोबेल के पिता ने अल्फ्रेड नोबेल की रसायन विज्ञान में रुचि तथा इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया। वहाँ अल्फ्रेड नोबेल ने एक फेमस प्रोफेसर टीजे प्लाउस की लेबोरेटरी में काम किया। उसी दौरान इनकी मुलाकात एक फेमस इटालियन केमिस्ट अस्कानियो सोब्रेरो से हुई, जिन्होंने 3 वर्ष पहले ही एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक का निर्माण किया था जिसका नाम नाइट्रोग्लिसरीन था, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता था
लेकिन ये इसमें कमी एक ये थी कि ये उस समय सुरक्षित नहीं था, इसको कहीं भी आसानी से ले जाया जा नहीं सकता था। जरा सा ही प्रेशर और हीट मिलने पर इसमें विस्फोट हो जाता था। कहने का मतलब थोड़ा सा हिलने डुलने पर ही इसमें विस्फोट हो जाता था। जैसे ही अल्फ्रेड नोबल को इस विस्फोटक के बारे में पता चला, चूंकि इनके पिता पहाड़ों से पत्थरों को तोड़ने के लिए विस्फोटक का प्रयोग करते थे और नए नए विस्फोटकों की इजाद भी करने की कोशिश किया करते थे। जब अल्फ्रेड नोबल को उस बड़े विस्फोटक की ही तलाश थी, जब उनको इतने शक्तिशाली विस्फोटक के बारे में पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वे अपनी पढ़ाई खत्म करके पेरिस से रूस वापस आ गए और अपने साथ में नाइट्रोग्लिसरीन को ले आए और उस पर अपने पिता के साथ नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। वर्ष 1856 में क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया। जब क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया तो इनके पिता के जो गन पाउडर का बिजनेस इन्होंने रूस में शुरू किया था, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे आ गया और लगभग बंद सा हो गया। जब इनका बिजनेस वहाँ पर बंद हो गया तो इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ स्वीडन वापस आ गए। स्वीडन वापस आने पर अल्फ्रेड नोबल ने अपने घर में ही एक रिसर्च लैबोरेटरी की और नाइट्रोग्लिसरीन जो बहुत शक्तिशाली विस्फोटक था उसको सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक ही वर्ष 1863 में अल्फ्रेड नोबल जब नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान नाइट्रोग्लिसरीन में विस्फोट हो जाता है, जिसमें इनके छोटे भाई एमिल नोबल की मृत्यु हो जाती है और आसपास के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस खतरे को देखते हुए स्वीडन गवर्नमेंट ने शहर में किसी भी प्रकार की रिसर्च पर रोक लगा दी और किसी भी प्रकार के प्रयोग पर रोक लगा दी। लेकिन अल्फ्रेड नोबल कहाँ शांत बैठने वाले थे। उन्होंने शहर के बाहर एक मैलारियन नाम की झील पर अपनी नाव पर एक प्रयोगशाला बना ली और वहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन को फिर से सुरक्षित करने में जुट गए। लेकिन आखिरकार वर्ष 1866 का वो दिन आ ही गया जब इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित बना लिया था। अब नाइट्रोग्लिसरीन एक अच्छे विस्फोटक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता था। इन्होंने बताया कि यदि नाइट्रोग्लिसरीन में कैजलगर नामक रेत को मिला दिया जाए तो इसका पेस्ट बन जाता है और इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है और इसको कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। जब अल्फ्रेड नोबल ने नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित बना लिया और इसको एक अच्छा विस्फोटक का रूप दे दिया तो इन्होंने वर्ष भर के अंदर ही अपनी इस खोज पर पेटेंट हासिल कर लिया। यहाँ पर पेटेंट शब्द का नाम आया है तो पेटेंट के बारे में आपको बताना जरूरी है। पेटेंट एक राइट ऑफ ऑनरशिप होता है। राइट ऑफ ऑनरशिप का यहाँ पर मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई खोज की गई है तो उस व्यक्ति को उस खोज के लिए स्वामित्व प्रदान करना। मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने उस खोज को किया है, यदि वो उस खोज के लिए पेटेंट हासिल कर लेता है तो बिना उसकी मर्जी के उसकी उस खोज का कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्रयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों, पेटेंट कई प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पर बस इतना समझिए, अगर कोई भी रिसर्चर अपनी रिसर्च करता है और रिसर्च में वो अपनी रिसर्च के लिए पेटेंट हासिल कर लेता है तो उस रिसर्च के लिए उस व्यक्ति का ही स्वामित्व होगा। उसकी उस की गई रिसर्च को कोई भी अन्य व्यक्ति प्रयोग में नहीं ला सकता। और अल्फ्रेड नोबल ने अपनी इस खोज का नाम डायनामाइट रखा। चूँकि डायनामाइट उस समय का बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक था। इतना शक्तिशाली विस्फोटक उस समय कोई भी अवेलेबल नहीं था। उस समय की ये सर्वश्रेष्ठ और नई खोज थी जो कि एक सबसे बड़े विस्फोटक के रूप में उभरी थी। तो इसकी डिमांड बढ़ने लगी। इसकी डिमांड को देखते हुए अल्फ्रेड नोबल ने लगभग 20 कंट्रीज में अपनी
90 से अधिक स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां लगा दी, जो कि डायनामाइट का निर्माण करने लगी। अब डायनामाइट की बहुत डिमांड होने के कारण अब अल्फ्रेड नोबल बहुत जल्दी ही बहुत धनी हो गए। अब ये वैज्ञानिक के साथ साथ एक बड़े व्यापारी भी बन चुके थे। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल की सर्वश्रेष्ठ खोज मानी जाती है और इनको डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। और इन्होंने डायनामाइट के अलावा और भी आविष्कार किए। इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 355 पेटेंट हासिल किए थे। लेकिन एक दिन वर्ष 1888 में एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है जिसका शीर्षक होता है द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मतलब मौत के सौदागर की मौत। यहाँ पर मौत का सौदागर अल्फ्रेड नोबेल को कहा जा रहा था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वो डायनामाइट को बेचते हैं, इसलिए वो मौत को बेचते हैं। क्योंकि शुरुआत में डायनामाइट का प्रयोग निर्माण आदि कार्य में होता था, पहाड़ों को तोड़ने, पुलों को तोड़ने आदि, माइंस बनाने आदि कार्यों में होता था। लेकिन बाद में इसका प्रयोग युद्ध में होने लगा, जिससे बहुत ज़्यादा तेजी से लोगों की जान जाने लगी। इस बात को लेकर उस न्यूज़पेपर ने अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु को मौत के सौदागर के नाम से प्रकाशित किया। लेकिन उस समय अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु नहीं हुई थी, इनके बड़े भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी। गलती से न्यूज़पेपर वालों ने अल्फ्रेड को समझ लिया था। जब अल्फ्रेड नोबेल को इस खबर के बारे में पता चला कि उनको मौत का सौदागर कहा जा रहा है, तो उनको बहुत बुरा लगा और उनको काफ़ी तकलीफ भी हुई, क्योंकि उन्होंने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था वो लोगों को मारने के लिए नहीं किया था। उन्होंने इस डायनामाइट को का आविष्कार, निर्माण कार्य और सकारात्मक एक सोच के साथ किया था, तो उनको इस बात की बड़ी बदनामी लग रही थी। आखिरकार उनको इस बात की बदनामी लग रही थी, अब वो इस बदनामी से उबरना चाहते थे। तो इस बदनामी से उबरने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1894 को स्वीडन के नार्वेजियन क्लब में अपनी तीसरी और अंतिम वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी बची हुई सारी संपत्ति दान कर दी थी। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी बची हुई संपत्ति से नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की जाए और मेरे द्वारा दान दी हुई संपत्ति के 5 बराबर हिस्से किए जाएं। इससे वर्ष भर के दौरान जो भी कमाई हो, दुनिया भर में मानवता की भलाई के लिए, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और वैश्विक शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाए। इसी पुरस्कार को आज हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। इस वसीयत को लिखने के उपरांत 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई और वर्ष 1901 से लगातार आज तक नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, जो इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर के दिन वितरित किए जाते हैं। इनके पैतृक स्थान स्कॉटहोम तथा नॉर्वे में 10 दिसंबर के दिन नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इस बात का पूर्ण चित्रण इस महान व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इनके पिता पुल, पहाड़ों से पत्थरों को तोड़कर पुल निर्माण आदि का कार्य करते थे और उनको एक शक्तिशाली विस्फोटक की जरूरत थी। ये आवश्यकता थी इनके परिवार की। इसी आवश्यकता के चलते अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार कर गए। तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से आप समझ सकते हैं कि आवश्यकता के चलते उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर लिया, जिससे ये व्यक्ति दुनिया में महान कहलाया
और नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई, जो कि आज विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार भी माना जाता है। तो आज अल्फ्रेड नोबेल के जीवन के बारे में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर रूबरू होंगे। यदि आपसे मेरा एक निवेदन है, यदि मेरा काम आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल के एक आप मेंबर बन जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिल सके। लाइक कमेंट शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।